अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। पैदर पे धांधली के इल्जामात के बाद बिलाखिर हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में 4 दर्जन से जायद तब्दीलियां करने का ऐलान कर दिया है। इन तब्दीलियों की नौइयत क्या होगी और क्या दीगर सियासी जमातों को तब्दीलियों के इस अमल का हिस्सा बनाना आसान होगा, इसी गुफ्तगू से आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। दूसरा मौजू भी कुछ इसी किस्म का है। धांधली के ही इल्जामात की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 249 का सरकारी नतीजा रोक दिया है और अब इलेक्शन कमीशन ऐसा क्या करे कि इंतखाबी अमल की साख बहाल हो जाए। और आखिर में हम बात करेंगे आइंदा 2 सालों में महंगाई कम करने के मुश्किल टास्क की। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, इफ्तिखार अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जुनैरा अजहर हमारे साथ होंगी, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और नसीम सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। हमारा पहला सवाल यह है कि क्या ये इस्लाहात मुमकिन हो पाएंगी जिसके लिए हुकूमत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं? ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हुकूमत ने जो इस वक्त कोशिशें शुरू की हैं और उसके अंदर जो उन्होंने अमेंडमेंट्स इनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो इस्लाहात का एक एजेंडा आया है उसमें तमाम चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से आप शुरू करें और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इलेक्शन कमीशन को लेके जाएं, तो मेरा ख्याल इसमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो तो इस बात की है कि आप इलेक्शन कमीशन को एक खुद मुख्तार अदारा बनाएं और उसको हर तरीके से बाकी ममालिक में होता है और उसको आप गवर्नमेंट के होल्ड से निकालें और उसके साथ साथ सिर्फ के अंदर एक यही इस्लाहात नहीं जो प्रपोज की गई हैं, बल्कि कुछ ऐसा भी सिस्टम इनेक्ट करने की जरूरत है जिसके जरिए जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ने के लिए अपने वो जो अपना हल्के में अपने गोशवारे जमा कराते हैं, अपने इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी चीज़ें फाइल करते हैं, उसके एक चेक एंड बैलेंस का इंतजाम भी उनके अंदर मौजूद होना चाहिए, जैसे कि बाकी ममालिक में होता है। और पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रपोजल ऐसी पड़ी हुई है कैंडिडेट जमा करा रहा होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, जिसमें भी मुख्तलिफ अदारों के रुकन जो है उनको मिला के एक बॉडी बनाई चाहिए, ताकि इलेक्शन के बाद दो फेजेस होते हैं। एक फेज होता है जो इलेक्शन से पहले होता है जब आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, दूसरा फेज इलेक्शन के बाद शुरू होता है, वो इलेक्शन वाले दिन जहां आप वोट डालते हैं। जैसे भी आप कराची में देख रही हैं कि वहां पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, वो उसके बाद शुरू। तो ये होना तो चाहिए, लेकिन एक तो यहाँ सोचने की जरूरत है कि अभी जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अगर गवर्नमेंट ने कहा तो शहबाज शरीफ साहब ने तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोशिश तो ये होती है हर हुकूमत की जो आती है टॉप की, वो कहती है कि जी किसी ना किस तरह एक तो वो 5 साल उनको मिलते हैं ना, तो जो 5 साल मिलते हैं वो उन 5 सालों का काम नहीं करते, बल्कि अगले 5 सालों के लिए 5 सालों के लिए इलेक्शन किस तरह जीतेंगे, तमाम चीजें उस तरह मनूवर की जाती हैं। और उसके अंदर आपको पता है अभी इसमें बहुत इस चीज को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए उनके ऊपर कितने सारे सवालात उठते हैं। और अगर यही सिस्टम चलता रहा, ये सिस्टम जो पार्टीज को सूट का है, जिसमें वो इलेक्शन रिजल्ट्स को भी मनूवर कर सकते हैं, जिसमें वो अपनी जो डाटा इनपुट होती है उसको भी मनूवर कर सकते हैं, जिसमें वो जितनी अपनी आपने जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्शन लिस्टें बनाई जाए तो नादरा के रिकॉर्ड से बनाई जाए, उसको भी मनूवर किया जा सकता है। तो चूंकि बेसिक मकसद जो है वो इलेक्शन को अपना ओरिएंटेट करना है अपनी पार्टी की तरफ, उसके अंदर तमाम वो इक़दामात उठाने हैं जिसके जरिए आप अपने फायदे उठा सके। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी अभी तक सीरियस नजर आ रही है और इस्लाहात को करने के लिए, और जो अब जिस मौके पे शुरू गई है वो भी उसको भी लोगों को आते आते टाइम लगेगा। तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी पॉसिबल कि ये आप नाने हुई सियासी जमातों को पहले संजीदगी दिखाना होगी। ठीक है इफ्तिखार अहमद साहब, 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 49 तब्दीलियों की बात हो रही है। इसका मतलब ये बनता है कि बहुत सारे सुकम मौजूद थे ऑलरेडी और हम खामोशी से हर दफ़ा उसी प्रोसेस के तहत इलेक्शन करवाते थे और हमेशा सियासी जमातें आपस में लड़ती रहती थी। जब इतनी खामियां मौजूद थी तो पहले ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो पाई? मुझे आप कह रहे हैं? जी सर। देखिए बात यह है कि ये जो डिबेट है इंतखाबी इस्लाहात मुतारफ कराने की, जी क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो पार्टी है जो ये इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही है,
उसको शिकस्त हो रही है पैदर पे ज़मीनी इंतखाबात में, और वो बड़ी परेशान है कि सारी सूरत हाल का अब कैसे मुकाबला किया जाए। अब बताइए, इलेक्शन एक्ट की 49 शिकों में ये चाहते हैं तब्दीली करना, और बड़ी बड़ी की बात है कि ये बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, गलबत ये कहते हैं हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, लेकिन मैं इस बिल को ढूंढने के लिए गया था नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर, मुझे तो नहीं मिला। और हालांकि होना चाहिए, कोई खुफिया चीज़ तो नहीं है। अब दूसरी तरफ इन्होंने कहा जी कि लोगों से डिस्कस करेंगे, सिविल सोसाइटी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिविल सोसाइटी से डिस्कस करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस पर एक लंबी डिबेट होनी चाहिए। ये नहीं कि इसका मकसद ये हो कि एक मशीन ला के रखी जाए। आपको पता है कि वो एक इंतखाब हम RTS के जरिए हार गए 2013 में। मैं उस इलेक्शन में एक अदारे के लिए काम कर रहा था, मैं बराह रास्त इस सारे मामले में जानकारी रखता था। हमें ये कहा गया था कि 11 साढ़े 11 बजे हमें इलेक्शन रिजल्ट देने शुरू कर दिए जाएंगे, जो आते जाएंगे। लेकिन फिर पता लगा कि वो सिस्टम ही बैठ गया। आज तक इस मुल्क में इसको इंक्वायरी नहीं हुई उस सिस्टम पे कितने अरब रुपया खर्च हुआ। और फिर कहा गया कि इंतखाबात को अच्छा बनाने के लिए आपको अनमिनट स्याही का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। फिर जब इलेक्शन खत्म हो गया तो वो पता लगा वो अनमिनट स्याही नहीं थी। तो क्या उन दोनों वाकयात पर किसी हुकूमत ने भी उन अफराद को कोई सजा दी? ये मशीन का इंट्रोड्यूस कराने का मसला नहीं है। जब आप किसी वोटर को का इंदराज करते हैं लिस्ट के अंदर, वहां से लेके वोटिंग के दिन तक तमाम जो प्रोसेस है, ये है इलेक्शन का प्रोसेस। मैं एक मशीन को इंट्रोड्यूस कराने से, वो भी हिंदुस्तान को हवाला देते हैं। हिंदुस्तान में जब ये मशीन की बात की गई, उस मशीन से लेके उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कई सालों का सफर है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है, और यहाँ डिजिटल इलेक्शन या ये सारी चीजें कहना, ये कहने की हद तक तो क्या कहें, 2 साल रह गए हैं। 2 साल में इन सारी चीजों को बनाना करना, और फिर इसमें यही नहीं है, इसमें मशीन की बात की गई, इसमें ये भी कहा गया सियासी पार्टियां इतने हजार लोगों का हमें बनाएंगी, एक हिसाब देंगी हमें, फिर वो हर साल अपने कन्वेंशन किया करेंगी। ये तो एक डिक्टेशन देने की कोशिश है पूरे के पूरे सियासी निजाम को भी। सही। तो ये सोचना पड़ेगा हमें। देखें, इस्लाहात बुरी नहीं होती। इस्लाहात का मतलब है हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आगे जाने के लिए फूल प्रूफ मसला होना चाहिए। अभी तक माजी में जो हम देख रहे हैं वो फूल प्रूफ नहीं है। और ये मैं बगैर साहब का सही कहना था, जो पहला फिक्र है उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंप्लीट, क्योंकि वो भी एक आईनी इदारा है जिसमें बाकी हमारे आईनी इदारे हैं ना। इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाया जाता है। और अभी मुझे अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक वाकये के बाद उनसे कहा कि आप इस्तीफे दे दें। जब प्राइम मिनिस्टर उनसे इस्तीफे मांगता हो पूरे इलेक्शन कमीशन से, और वहां पे एक तरफ बात की जाए, 2 अफराद बैठ के आज हमें बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बहुत अच्छी होती है और हमें करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मसला ही नहीं सिर्फ आपको साफ कह दिया है, इसमें हर चीज को देखेंगे। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई तरीकाकार ही नहीं है कि जो पैसे खर्चते हैं और जाके बयान हल्फी दिए जाते हैं कि हमने इतने पैसे खर्चे। जितने का बयान हल्फी होता है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ होता है। ठीक, जो पैसे खर्च होते हैं उनको जस्टिफाई भी करना चाहिए और जो खामियां मौजूद हैं उनको दूर भी करना चाहिए। अच्छा जुनैरा, बहुत सारी आवाज़ें अभी से उठना शुरू हो गई हैं कि इस्लाहात करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। बेशक हुकूमत इनिशिएट कर रही है, क्या आपको लगता है कि बाकी सियासी जमातें हुकूमत का साथ देंगी और ये सब मिलकर एक टेबल पर बैठ सकेंगे, इलेक्शन कमीशन पे जिम्मेदारी नहीं डालेंगे इस तरह से? थैंक यू सलमा। देखिए, रिफॉर्म्स कोई भी हो वो ब्रॉड बेस्ड तो होनी चाहिए, और जिस तरह मेरे सीनियर्स कह रहे हैं कि उसमें सबकी पार्टिसिपेशन, उसमें टाइम लगता है, और जितना भी उसके ऊपर कोई बहस करना चाहे, जब तक सारे एग्री ना कर जाएं तब तक वो डॉक्यूमेंट या वो एक पीस ऑफ पेपर ही रहेगा, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसी गवर्नमेंट चेंज होगी अगली गवर्नमेंट आके उसको नल एंड वॉइड भी कर सकती है, कोई इसमें गारंटी तो नहीं है। सिर्फ गुडविल के साथ इकट्ठे बैठ के जिन चीज़ों पर एग्री किया जाता है वो मुस्तकिल हिस्सा रहते हैं आइन का। अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री ये है कि हर गवर्नमेंट अपने टाइम में, अपने आने वाले टाइम को देखते हुए कुछ रिफॉर्म्स करती है,
और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, और फिर जब वो चली जाती है तो फिर वही उनके लिए भी गलत हो जाता है। 2016 में जो ड्राफ्ट बना था इस इलेक्शन एक्ट का, उसमें बहुत सारी क्लॉजेज ऐसी थी जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। फॉर एग्जांपल सिटीजन्स को ऑब्जर्वर्स बनाने की बात की गई थी, फिर वल्नरेबल ग्रुप्स को इंक्लूसिव करने की कोशिश की गई थी उसमें, फिर ये एसेट डिक्लेरेशन की काफ़ी डिटेल मौजूद थी। लेकिन जब उसे टेबल किया गया, प्रेजेंट किया गया, तो उसमें से काफ़ी क्लॉजेज निकाल ली गई। अब ये कहना कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनमस करना इलेक्शन कमीशन को, ये बड़ी जेनेरिक टर्म्स हैं। सही मानों में एम्पावर करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं, आप कैसे ये अफर्मेटिव एक्शन लेंगे कि वाकई एम्पावर हो जाए इलेक्शन कमीशन, वो हमें सुनना है, असल में वो डिबेट में आना चाहिए। तो ये तो मैं बहुत दूर की बात कर रही हूँ। आज से ही जो नून लीग की मैं बातें सुन रही थी, शाहिद खाकान अब्बासी एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये जो मुल्क स्टेबल होते हैं, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होती है, सिर्फ वहाँ पे रिफॉर्म्स कामयाब होती हैं, सिर्फ वहाँ पे इलेक्शंस फेयर होते हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि क्योंकि सारा सिस्टम ही रिफॉर्म होने वाला है, तो आप इलेक्शन को सिर्फ रिफॉर्म करके क्या करेंगे। तो ये अप्रोच ठीक नहीं है, और इससे वाज़े तौर पर पता चलता है कि वो बैठने को तैयार नहीं है, उनको अभी से प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये पीटीआई की गवर्नमेंट लेके आ रही है रिफॉर्म्स, तो इसके ऊपर बाकियों को एतमाद नहीं है। तो इस तरीके का जब ट्रस्ट डेफिसिट हो, जो कि इस गवर्नमेंट ने तो बहुत ही बुरा वर्किंग रिलेशनशिप के साथ हाल किया है, जो होना चाहिए आपका अपोजिशन बेंचेस के साथ, तो फिर रिफॉर्म्स आप लाके एक और ब्लंडर करेंगे, फिर ज़बरदस्ती उसको ऑर्डिनेंस बनाना चाहेंगे, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई मशीन बना के मतलब मुझे तो हंसी आ रही है इस पर कि वो एक मशीन की बात हो रही है, सिर्फ मशीन से आगे की बात है, बहुत आगे की बात है ये। तो वो बना के इलेक्शन कमीशन को दे देगी, लेकिन बिहाइंड द मशीन इज़ ऑलवेज अ मैन ऑपरेटिंग इट, और उस मशीन को बनाने वाला भी तो इंसान ही है। तो इतने ट्रस्ट डेफिसिट के साथ मुझे ये रिफॉर्म्स ना होती नज़र आ रही हैं, और अगर ये किसी तरह ये इम्पोज भी कर देते हैं तो ये आगे चल नहीं सकेंगी, सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं लाएंगी। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, 49 इस्लाहात की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि इसमें से 10 भी हो पाएंगी जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के सियासी पार्टीज़ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे जुनैरा की बात पे हंसी आ गई, उन्होंने कहा कि मशीन बनाने वाला और उसको चलाने वाला भी इंसान होता है, और उसको हैक करने वाला भी इंसान ही होता है। तो ये इस्लाहात इतनी ज़्यादा लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये इस्लाहात लेके आना। वजह ये है कि सारी पार्टीज़ इस पर तैयार नहीं है। होना तो ये चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा या इफ्तिखार भाई ने कहा, आप इलेक्शन कमीशन को पावर में लेके आए, उनको ये जो उसातज़ा लेने पड़ते हैं, वो रिटर्निंग अफसर कहीं से लाते हैं, पोलिंग एजेंट्स कहीं से लाते हैं, उनकी अपनी पूरी टीम होनी चाहिए, और वो इख्तियार होना चाहिए उन लोगों को, तब जाके ये कर सकते हैं। 49 जो एकदम से तरामीम में हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत एक साथ बैठने पर तैयार ही नहीं है। असूल तो ये बनता है कि जब आपकी पार्लियामेंट मौजूद है, कोई भी इस तरह की आपने चीज़ लेके आनी है, आप पार्लियामेंट में लेके आएँ। लेकिन पार्लियामेंट में आपने देखा कि वहाँ तो एक, जब भी जाओ तो एक मछली मंडी बनी हुई होती है, बड़ा अच्छा मूड हम लेके प्रेस गैलरी में जाते हैं, और वो वहाँ अच्छी लड़ाई झगड़ा और कागज़ फाड़े होते हैं। तो इनको पहले सेंस में आना पड़ेगा, तमाम पार्टीज़ को, पाकिस्तान के लिए, इन्हें पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। इनको आवाम जो है असम्बलियों में इसलिए भेजती है कि वो अवामी मसाइल को जो है वहाँ पे हल करें। तो जब तक ये तमाम तरामीम जो है इनको असम्बली में लाया जाए, असम्बली में डिस्कस किया जाए, मौका दिया जाए अपोजिशन को बोलना, कभी ये सिर्फ एक मशीन का मामला नहीं है। इस मशीन क्या, यहाँ पे तो लाइट ही नहीं आती 20-20 घंटे, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है। बड़े शहरों में तो आप कर लेंगे, जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे आप क्या करेंगे। इतना बड़ा RTO सिस्टम बैठ गया था, तो ये भी बैठ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाहात लेके आए। ये जो धांधली का रोना रोते हैं, इस बात को ख़त्म होना चाहिए। यानी कि अभी आप देखें कि अजीब बात है, PDM में बैठ के जो है वो डस्का इलेक्शन के ऊपर, PTI के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे थे धांधली के। पीपल्स पार्टी भी एक पेज पे थी, नून लीग भी एक पेज पे थी। अब आप कराची के हल्का 249 में देख लें कि PTI का तो सफाया हो गया वहाँ से। अब जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है आपस में दस्तों गिरेबा हैं, एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्ज़ाम लग रहे हैं। बल्कि नून लीग ज़्यादा धांधली के इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगा रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहाँ जीती है, और नून लीग शायद ये सोचती है कि वो जहाँ पर हारेगी वहाँ धांधली हुई होगी, और जहाँ वो जीत जाएगी वहाँ कोई धांधली नहीं होगी। तो ये इलेक्शन लड़ना भी पूरा एक साइंस है, और ये साइंस से बाहर
नहीं निकलना चाहते। तो मेरा यही है कि इनको मिलजुल के बैठना चाहिए और रिफॉर्म्स पे बात ज़रूर करनी चाहिए। किसी एक ना एक दिन जो है वो किसी ना किसी ये एक कंसेंसस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ऐसा क्या किया जाए कि जो पार्टी हार जाए वो अपनी शिकस्त तस्लीम भी कर ले और धांधली के इल्जाम ना लगाए? क्या पाकिस्तान में ऐसी आइडियल सिचुएशन मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। कैसे? अगर इलेक्शन कमीशन ठीक काम करना शुरू कर दे और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने शुरू कर दे तो ये मुमकिन है। क्यों नहीं जो डस्का में जो लोग धांधली करते हुए पकड़े गए हैं, जो अफसरान उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया और उस पर क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने आगे FIR दर्ज कराई? क्यों नहीं क्यों हशअप किया गया है अगर कहीं धांधली पकड़ी जाए? इसी तरह कराची में जो 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए थे उनको क्यों माफ़ी मिल रही है? उनको इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं सज़ा दे रहा? क्यों उनको नौकरियों से नहीं निकाला जा रहा? क्यों उनके ऊपर FIRs नहीं दर्ज कराई जा रही? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह के अख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के। क्यों नहीं जो इलेक्शन कमीशन के बारे में हर्जा सराई करता है उसको तौहीने इलेक्शन कमीशन का नोटिस दिया जाता है और सज़ा दी जाती है, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे अपोजिशन हो? एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन अपनी रेट तो कायम करे, फिर ये जो ठेकेदार धांधली के भी और शफाफियत के भी और सब तरफ बनते हैं वो सब रेगुलेटर की बात मानना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर रेगुलेटर वीक होगा और लोग रेगुलेटर को बातें सुनाएंगे और रेगुलेटर हाएं बाएं शाएं करेगा तो कौन उसकी इज्जत करेगा? मैं समझता हूँ सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को अगर इस मुल्क में इलेक्शन करवाने हैं तो धांधली के खिलाफ सख्त सजाएं देनी है और अपनी इज्जत करवानी है। जब वो ये 2 काम कर लेगा तो सब उसका एहतराम करने लग जाएंगे, शफाफ इंतखाबात को मानने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा मांग लूँ और उसके ख़िलाफ़ 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँ बगैर किसी वजह के और मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा तो फिर लोग ऐसे ही करेंगे। आप करें ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर अगले दिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आता है, फिर आप माफ़ीनामे जमा कराते हैं ना। वही इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास भी हैं। सवाल यह है कि वो इस्तेमाल नहीं करता है। दें ना 2 कंटेम्प्ट के नोटिस और बुला लें, सब ठीक हो जाएंगे। ये भी शायद का खान को भी बुला लें और सबको बुला लें, सब अपनी अपनी सीटें बचाने के लिए माफ़ीनामे दाखिल कर देंगे। क्यों जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई अरकान पार्लियामेंट ज़िमनी इंतखाब में नहीं जाएंगे और वो जाते हैं तो उसके बाद शोकाज के बाद आगे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? माफ़ी क्यों दे दी जाती है? 4 को सजाएं दी हो सब ठीक हो जाएगा। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन बहुत लीनियंसी दिखाता है, कमज़ोरी दिखाता है और उस कमज़ोरी का जो सारा नुकसान है वो पाकिस्तान को हो रहा है, निज़ाम हुकूमत को हो रहा है, निज़ाम पार्लियामेंट को हो रहा है, जमहूरियत को हो रहा है। लिहाजा सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को ख़ुद तगड़ा होना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक ये इस्लाहात की बात है, पिछली गवर्नमेंट के दौर में भी इलेक्शन एक्ट में तरामीम हुई, अपोजिशन और गवर्नमेंट इकट्ठे मिलकर बैठे, उससे पहले भी बैठे हैं। हुकूमत अगर ऐसी कोई हुकूमत के पास तजावीज़ हैं उसे अपोजिशन के साथ बैठने के लिए माहौल बनाना चाहिए। अगर गुज़श्ता हुकूमत उस अपोजिशन के साथ बात कर सकती है जो कंटेनर पर बैठी हुई थी, तो ये अपोजिशन तो कंटेनर पर नहीं बैठी हुई है। इससे बात करना तो बहुत आसान है। लेकिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ताने देकर, जुगते मारकर और पॉइंट स्कोरिंग करके बात करना चाहते हैं, अगर आप टॉक शोज में अगलों पर पॉइंट स्कोरिंग करके बात करना चाहते हैं तो बात नहीं होगी। बात करने के लिए आपको सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हुकूमत का एक वफद जो है, हुकूमत का एक वफद क्यों नहीं ऑपोजिशन से मिलने जाता? क्यों नहीं हुकूमत के सीनियर्स ऑपोजिशन से मिलने जाते? क्यों नहीं वजीर आज़म कायदे इस इख्तिलाफ से बात करते? खुद ब खुद रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों नहीं वजीर आज़म बिलावल से बात करते? वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वो उनसे पार्लियामेंट में के इजलास में बात कर लें, खड़े होकर के हमें इस पे बात करनी चाहिए। माजी के वज़ीर आज़म बात नहीं करते रहे। माहौल ऐसा बनाना होगा कि बातचीत की जाए। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपकी राय भी हम तक पहुंच चुकी है, इसके साथ ही को भी क्लोज करेंगे। दूसरा मामला भी कुछ इसी किस्म का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 249 के नतीजे का सरकारी ऐलान रोक दिया है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने यह नशिस्त जीती थी जिसे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर करते हुए तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दरखास्त पर फैसले के बाद हल्के के नताइज जारी किए जाएंगे। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल की साख की बहाली के लिए अब किन इक़दामात की जरूरत है? इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब शायद मुझे सुन नहीं पा रहे। जुनैरा, आप क्या कहेंगी? नहीं, मैं
मैं सुन पा रहा मैं बहुत गौर से आपको सुन रहा था, इसलिए मैं गुम हो गया। इतनी अच्छी बातें मेरा दोस्त वो भी कर रहा था। असल में बात ये है कि ये जो पिछला सब्जेक्ट है इसमें ये बात ठीक है, 49 लाए 50 लाए कितने लेके आए। नंबर 1, द इलेक्शन कमीशन मस्ट बी विद ऑल पावर्स। हमारा करीबी जो है जहाँ से हम ये ले रहे हैं इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का ईवीएम का, वो इंडिया का हवाला देते हैं। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियारात हैं अगर वो दे दिए जाए तो मैं कहता हूँ चलें ये भी हम देख सकते हैं क्या होता है। अच्छा, अब आपको जो दूसरा इशू है वो है क्या 249 में, ये बिल्कुल सोबुद्दीन ने आधी बात तो 249 की कर ही दी है। अब पीपल्स पार्टी भी रो रही है, नूर लीग भी रो रही है, अब तो कहते हैं चलो जी इलेक्शन करा लो, कुछ करा लो। लेकिन जितना टर्नओवर है अफसोसनाक है। एक सवाल जो बहुत चुपता रहेगा जिसका कभी ना कभी जवाब आना चाहिए। एक इलेक्शन हुआ जिसमें इतनी कम टर्नओवर थी और अपना उसके नतीजे में क्या हुआ कि 12 घंटे के बाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट आया। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट 12 घंटे के बाद आएगा तो जनरल इलेक्शन में अगर ये हुआ तो शहर के अंदर फसादात होंगे, आगे लगेगी और झगड़ा हो जाएगा। जिस तरह कल बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ और जला दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 12-12 घंटे तक इलेक्शन का रिजल्ट न दें। बड़ा संजीदा मामला है। मैं 1980 से इलेक्शंस से मुतल्लक रहा मेरा, अब मैं देखता रहा हूँ कि कैसे है। जिस अगर रात के 11 बज जाते हैं उसके बाद जब इलेक्शन के रिजल्ट आने कम हो जाते हैं तो फिर आप यकीन करें उसमें धांधली का उनसर बढ़ता जाता है। उसमें धांधली मुकामी पावरफुल लोग भी करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी मुदाखलत करते हैं, जिली इंतजामिया भी मुदाखलत करती है। ये सब लोग अपना अपना किरदार अदा करने लग जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कराची जैसे शहर के अंदर एक इलेक्शन होता है 12 घंटे तक, और काउंटिंग कितनी करनी थी, कितने परसेंट था? टर्नआउट 20-21% था। 21%, मतलब आपको 21% बैलेट का कितना, 2000 होता है एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर कम से कम। अब कितनी देर लग जाती है इतने बैलेट काउंट करने में? अब उसके लिए आप मशीन लाना चाहते हैं? जवाब ये है, क्या खूबसूरत बात की जा रही है कि 249 में ये हुआ, आज उनकी सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो उसकी बुनियाद बना के उसको जा रहे हैं कि चलो मशीनों पे। मशीन इतनी खतरनाक है, मेरा तो उस पर इत्मीनान नहीं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा है भी नहीं और ना ही मुझे इतना तजर्बा है। मैं तो इसलिए खौफजदा हूं कि पाकिस्तान में हर जो नई चीज होने लगती है मुझे उसमें पहले शक होता है, उसमें मुझे शुबा होता है और मैं एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसके पीछे चल पड़ता हूँ। मुझे ये डर है कि सारा इलेक्शन एक बटन के ऊपर दाएं हो सकता है। तो पिछले इलेक्शन में तो आरटीएस बैठा था ना, कराची के अंदर एक हल्के के इलेक्शन में 21% वोट पड़ा हो, 12 घंटे लग गए काउंटिंग करने में। ये सवाल बड़ा बुनियादी है और ये सवाल बहुत खौफनाक भी है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या होगा अगर खुदा ना खासा ये हरकत पाकिस्तान के जो इलेक्शन है, इंतखाबात है, उसमें कौमी असम्बली के इंतखाबात में अगर ये हो गई तो नतीजा का आप अंदाजा नहीं लगा सकती फिर क्या होगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि 249 अपनी जगह ठीक है। क्या बिल्कुल, ये सोवर्दी ने बड़ी 3-4 इंपॉर्टेंट बातें की है। नंबर 1, सियालकोट में जिन अफसरान को पर साबित हो गया कि उन्होंने ज्यादती की है, धांधली की है, धांधली में फरीक बने हैं, मध्यांती की है, दे शुड हैव बीन पनिश्ड। ठीक, एग्जांपल सेट करिए। नहीं, एक सेकंड, जब आप उनको पनिश नहीं करेंगे तो ये डिबेट आपकी जिंदगी में सारी उम्र, हम तो बूढ़े लोग हैं, आप जवान लोग हैं, आपकी जिंदगी में जितने इलेक्शन आएंगे इसमें ये डिबेट चलती रहेगी। एक दूसरा, ये 2 पोलिंग स्टेशनों के बारे में बात की जा रही, कराची के 2 पोलिंग अफसरों के बारे में कि ऊपर दाएं बाएं हो गए। सवाल है कि अगर सियालकोट के में मामले में सजा मिल जाती तो मैं देखता कि कराची के अंदर इतना लेट काउंटिंग कैसे होती है। कराची में कहने का जी वो अपना अफ्तारी थी, फिर अपना वो तरावी थी और फिर उसका ये बता। भाई अफ्तारी तरावी का वक्त निकाल भी दें तो काउंटिंग में है क्या? 21% क्या काउंटिंग होती है? अगर वहां पे 46%, 48% जो हमारा नॉर्मल है हो जाती तो फिर इसका 3 दिन के बाद रिजल्ट आता। ठीक, आपकी बात से इफ्तिखार साहब मैंने ये परसीव किया कि खेत को बचाने के लिए 2-4 कव्वे मार के लटकाने पड़ते हैं। जुनैरा, ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? जी हेलो। जी इफ्तिखार साहब, मैं लटकाने में बिलीव नहीं करती। पुलिस को दावत दी है, वो
कब्र लटकाने के बाद आप उसको बुला रही थी, मैंने कहा देखें क्या होता है। अच्छा ठीक है जी जुनेरा। नहीं देखिए, हर चीज़ का हल ये नहीं भी होता और होता भी है। बात ये है कि सारे ठीक बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम इतनी वाइड स्प्रेड है। और अभी टीवी पे भी ये डिस्कस हो रहा था कि चलिए 8 घंटे हो जाते ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी देर क्यों लगी। आई डिराइव फ्रॉम दिस कि अगर आपका अपना ट्रेंड स्टाफ हो इलेक्शन कमीशन का, जो कि जब भी इलेक्शन होता हो वो उससे पहले ट्रेनिंग्स में रहते हैं, वो उससे पहले उनके सेशंस होते हैं, मॉक्स होते हैं, जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, और वो इतने ट्रेंड हों कि जिस तरह हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं कि इलेक्शन ख़त्म हुआ है और 15 से 20 मिनट के बाद कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है, और वो लोग कितनी स्पीड से कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे होते हैं। मैंने जब भी इलेक्शन हुआ है और उसके बाद पोलिंग एजेंट्स को काम करते देखे, मैंने उन्हें हमेशा ये देखा है कि वो सीख के कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनको हर 5 साल बाद मेरे ख्याल है शायद कोई 2-3 मंथ्स पहले बोरो किया जाता है या जो कुछ भी किया जाता है। इट सिंपली मीन्स कि आपको ट्रेंड स्टाफ चाहिए, डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए, और वो ऐसे लोग हो जिनको किसी ना किसी तरह की इम्यूनिटी ज़रूर हासिल हो, वो किसी प्रेशर में ना आते हो, उनको कोई उठा के ले जाए या जो भी हो, आप ट्रेस करें। आपके पास IB है, आपके पास FI है, अपनी एजेंसीज को यूज़ करें, कौन किसको लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, फ़ोन्स मॉनिटर करें। 1-2 दफ़ा की प्रैक्टिस है, चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कराची में ऐसा हो रहा है तो फिर छोटे शहरों और देहातों की तो फिर बात ही ना करें। इसका मतलब है कि दिस इज़ ऑर्डर ऑफ द डे। आप जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर लें, कहीं पे बरादरी का सिस्टम इन्फ्लुएंस कर जाएगा, कहीं आपकी पार्टी का कोई बहुत बड़ा कार्टेल होगा, कहीं इस्टेब्लिशमेंट होगी, क्योंकि ये कोई वन वे रोड नहीं है, इट्स अ वेरी नैरो टनल जिसमें कम्युनिकेशन मुस्तकिल हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान। सो बेसिकली अगर आप चाहते हैं इलेक्शन शफाफ हो तो ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करना चाहिए। मैंने तो आज तक ये देखा है इलेक्शन कमीशन पे अपने बंदे मर्जी के अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है, उसके बाद वो उसी के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। पहली दफ़ा मैंने डस्का में देखा है कि इलेक्शन कमिश्नर खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम देखेंगे इसको। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जब आपने ये इंट्रोड्यूस कराया एक्ट में, 2017 के एक्ट में, कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे, आप दरख्वास्त दे सकेंगे धांधली की, उसका भी नतीजा हमने देख लिया कि हर इलेक्शन ही कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। तो इट्स अ 2-वे ट्रैफिक। एक तो जीत मानने की और हार मानने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि जहां से आप जीते वहां से आप बहुत खुश हैं और जहां से आप हारे हैं वहां बहुत ज्यादती हुई है। दूसरा, इट विल टेक टाइम, बट इसको किसी ना किसी तरह बहुत खुद मुख्तार इदारा बनाना पड़ेगा और इसको अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इफ्तिखार साहब की 2 और बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल जो डस्का में हुई या कराची में हुई, अगर ये सूरत हाल रही तो जनरल इलेक्शन में फसादात का खदशा होगा। दूसरी बात ये कि अगर मशीनें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं तो ऐसी सूरत में एक आम आदमी जो मशीन का इस्तेमाल नहीं जानता उसको कितनी मुश्किल पेश आएगी, और एक अनपढ़ बंदे को ये सिखाना कि उसने वोट कैसे कास्ट करना है वो कितना मुश्किल होगा। अब देखिए, इसमें 2-3 मतलब ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही का काम नहीं है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, तो ये तो सिविल सोसाइटी और जो वोटर है उसका भी रोज दरमियान में आ जाता है। बाय द वे मैं ये कहते जाऊंगा कि जो मशीनें होती हैं वो इतनी ट्रिकी नहीं है, इतनी कोई वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि उनको इस्तेमाल ना किया जाए। उसके अंदर काफी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, जो हमने बाहर ये वोटिंग होते देखी है और वहां पे जो उनकी लिस्टें लगी होती है उसके तो इतना हाँ ये है कि जैसे जो बात पहले हुई कि क्या आपके पास इतनी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है रिमोट एरियाज में और अर्बन एरियाज में मिला के कि आप उन मशीनों को ऑपरेट करा सके, जैसे RTS सिस्टम की बात होती है। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का तो रोल सारों ने पॉइंट आउट किया ही है, और उसके अंदर जो डेफिशिएंसीज है या जो उनके अंदर अपनी पार्ट मौजूद है उनका जो यूज नहीं होता या उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता वो भी सामने है। अगर वही इस्तेमाल कर लिया जाए तो हो सकता है काफी चीजें कवर, क्योंकि ये नहीं आप सोच सकते इस टाइम फ्रेमवर्क में बैठे कि तमाम चीजें जो वो एक वक्त पे ठीक हो जाएंगी। ये ग्रेजुअल चीजें होंगी, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। अगर आप इलेक्शन कमीशन को एक खुद मुख्तार इदारा बना देते हैं, यानी जब इलेक्शन शुरू हो तो पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो भी गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो से निकल जाए और वहां पे भी गवर्नमेंट का इख्तियार खत्म हो जाए कि कमिश्नर कौन होगा, DC कौन होगा, असिस्टेंट कमिश्नर कौन। तो ये चीजें जब होंगी तो आपको फिर लगेगा कि एक एक्टिव बॉडी काम कर रही है। फिर उसके इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उसकी पावर्स हैं उनको यूज करना, और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट यह है
वो जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है, क्योंकि जैसा आ गया कि मैं जीत गया तो इलेक्शन फेयर, मैं हार गया तो इलेक्शन में धांधली हुई है, ये एटीट्यूड जब तक हमारे अंदर मौजूद रहेगा, हमारी पार्टीज के अंदर मौजूद रहेगा, हमारे कैंडिडेट, तो आप कोई भी सिस्टम ले आइए, आप आसमान से उठा के सिस्टम ले आइए, वहां पे एटीट्यूड इसी तरह चलेगा कि वो मोस्ट प्रॉब्ली आई फील के जी हमारे यहाँ पार्टीज को करप्ट इलेक्शन सिस्टम सूट करता है, जिसको वो मैनिपुलेट कर सके, जिसको वो मैनिपुलेट कर सके, बरादरी पे मैनिपुलेट करें, हल्के पे मैनिपुलेट करें, आइडेंटिटी कार्ड जमा करके मैनिपुलेट करें, बिरयानी खिला के मैनिपुलेट करें, गाड़ियां दे के मैनिपुलेट करें, उनको शफाफ सिस्टम सूट नहीं करता, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन, करप्शन ये बैठ चुकी है हमारे कैंडिडेट। तो आप बहस करती रहिए, आप सोचते रहेंगे, आने वाले दिनों में भी सोचते रहेंगे, और जैसी यहाँ पे इंटेलिजेंट बातें हो रही हैं वो होती रहेंगी, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन अपने अंदर इतनी ताकत को महसूस करते हुए उन चीजों को इस्तेमाल करेगा जिसके जरिए आप पार्टली, अगर फुल्ली नहीं तो पार्टली आप इलेक्शन को फेयर बना सकते हैं। जैसे कहा गया अभी के जी अगर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां जाके क्यों कन्विंसिंग हो रही है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, आप रोक दे या उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दे, या जैसे कहा गया कि आप जो लोग करप्शन उनको सजा दे। और ये बिल्कुल बात ठीक है कि अगर इसको इलेक्शन रिजल्ट्स को डिले किया गया तो आने वाले दिनों में जिस तरह हमारे जज्बात ऊपर जा रहे हैं और जिस तरह हमारे हाई हैंडेडनेस हमारे अंदर आती जा रही है, तो वहां पे इन चीजों का खतरा मौजूद हो सकता है। तो ये टाइम है कि इसके अंदर उसको कर लिया जाए। ठीक है, ये वक्त है कि इसका स्टार्ट आगाज किया जाए इसका। ठीक है, अभी से इसको इनिशिएट करना होगा। मुज़म्मिल सर वर्दी साहब, जैसे भी जनरल साहब ने कहा कि जो सियासी असर रसूख है ये तो हमारे कल्चर में और हमारी रिवायात में रच बस चुका है, ये तो हमेशा होता है, ना सिर्फ इलेक्शन में बल्कि दीगर मामलात में भी। तो इसमें इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो डिफाइन होना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्या किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, हमने इस मुल्क में निगरान हुकूमतें बनाकर भी शफाफ इलेक्शन कराने की कोशिश की है, लेकिन निगरान हुकूमतें भी शफाफ इलेक्शन देने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी कुव्वत है ना जो निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, इन सब से ऊपर है और जो इलेक्शन को मैनिपुलेट करती है। असल बात तो ये है कि क्या वो कुव्वत भी शफाफ इंतखाबात करवाने पर राज़ी है? जिस कुव्वत के इख्तियार में शफाफ इंतखाबात पर असरअंदाज होना है, करवाना शायद उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो असरअंदाज होना ज़रूर उसके दायरा इख्तियार में है। क्या वो कुव्वत भी पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात की तरफ जाने के लिए तैयार है? इस पर भी ज़रूर बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सियासतदानों को और इन सब को बुरा कहने का तो बहुत रवाज है, लेकिन हम सही वर्दी साहब, इलेक्शन कमीशन क्या करे उन पर? इलेक्शन कमीशन के पास, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं, इस्तेमाल करने की ताकत नहीं है। अब 249 में भी अगर रिजल्ट डिले हुआ है तो जिन्होंने डिले किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उन्हें आपकी ज़ुबान में कव्वे की तरह टांग देना चाहिए, जिनकी वजह से 8 घंटे रिजल्ट लेट हुआ है। जो तरावी पढ़ने चले गए थे या जो रिजल्ट के बाई टाइम नहीं लेके आए हैं, जिन्होंने 45 और 47 में फ़र्क डाला है, उन्हें निशाने इबरत बना दे। क्यों इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता? क्यों FIR दर्ज नहीं कराता? क्यों उनको नौकरियों से निकालने के लिए हुकूमत को नहीं भेजता? क्यों खामोशी हो जाती है जब उसका कोई रात को फ़ोन नहीं उठाता चीफ सेक्रेटरी, जब कोई IG चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ोन नहीं उठाता, रात को गायब हो जाते हैं जब उसका अमला, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेने से कौन सी कुव्वत रोक देती है? जो कुव्वत उसको एक्शन लेने से रोकती है, असल में तो उस कुव्वत से भी बात होनी चाहिए कि यार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, इस बेचारे इलेक्शन कमीशन को काम करने दें, इसको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने दें। सोरवर्दी साहब, आपका पॉइंट आ गया। नसीम साहब पे जाने से पहले मैं ये वाजे कर दूं कि जो मैंने कव्वे वाली एग्जांपल दी थी उसका इतलाक इंसानों पे ज़रा मुख्तलिफ तरीके से होता है, उनको ट्रीटमेंट ज़रा मुख्तलिफ होता है। जी नसीम सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल से आपने वो जाली कव्वों वाली बात की थी जो खेतों में लगाए हुए होते हैं, तो आप परेशान ना हो ज़्यादा। इंसानों के लिए तो ज़रा मुख्तलिफ सजा होती है ना। बात ये सलमा, ये सारी जिम्मेदारी जो है ना
टोटल इलेक्शन कमीशन की है, इनको देना चाहिए इस्तीफा। क्यों? जब ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्यों सीटों पे बैठे हुए हैं, क्यों पर्क्स ले रहे हैं, कितने इतने पैसे तनख्वाह में ले रहे हैं। 100% जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है इन सारी चीज़ों का। डस्का में एक हल्के में इनसे इलेक्शन मैनेज नहीं हो सका, ये वहाँ इलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करा सके, इस पे धांधली का इल्ज़ाम लग रहा है। मैंने तो अपने 85 से मैं भी पाकिस्तान में, बरतानिया में, अमेरिका में मैंने इलेक्शंस कवर किए। कभी ऐसी चीज़ें जो है वो पहले ज़मनी इंतखाबात मैंने कभी नहीं देखा कि सिटिंग गवर्नमेंट हार रही हो। ये पीटीआई पहली गवर्नमेंट है जो अपने ही दौर में ज़मनी इलेक्शन हार रही है और अपनी सीटें भी हार रही है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। अभी एक इलेक्शन में आपने 2-3 बंदे वहाँ पे कत्ल हो गए, बेचारे अपनी जान से गए, शहीद हो गए। तो अगर पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे तो इफ्तिखार भाई वाली बात, ये कंट्रोल कहाँ से करेंगे? वहाँ तो कुश्ते के कुश्ते लग जाएंगे। तो इनको अभी से सोचना चाहिए। एक कराची में इलेक्शन है, 21% वहाँ पे टर्नओवर आ रहा है, आपसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा। जैसे जुनैरा ने बात की, मैं बरतानिया में इलेक्शन कवर भी करता रहूँ, खुद भी वोट डालने जाता था। लेड की पेंसिल से हम वहाँ पे जाके मार्क लगाते थे, जो निशान लगाते थे, और 6 बजे इलेक्शन ख़त्म होता था। 6:01 पे एग्ज़िट पोल आ जाता था और वो एग्ज़िट पोल 99% दुरुस्त होता था और हर जगह लाइटें लगी होती थी, रिज़ल्ट अनाउंस हो रहे होते थे, सारी कार्रवाई दिखा रहे होते थे। तो ये इलेक्शन कमीशन किस बात पे कौम के पैसे खा रहा है? बस जब इलेक्शन होते हैं, ये बाहर निकलते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, उसके बाद धांधली का शोर मचा रहता है। बिल्कुल मेरे तमाम कुलीग्स ने सही कहा है कि इनको अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। इनको तो अभी जब डस्का का इलेक्शन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस दिन इलेक्शन है उस दिन इलेक्शन कमीशन पावरफुल है, FIA उसके अंडर है, पुलिस उसके अंडर है, रेंजर्स है, फौज है। आप किसी को भी बुलाएं, तो अगर आप अंदर मामलात नहीं देख सकते तो कम से कम सड़कों के ऊपर अगर आप पुलिस बुला लेते हैं, फौज बुला लेते हैं, रेंजर्स बुला लेते हैं, रेंजर्स बुला लेते हैं। इस तरह आपको इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये इदारा खुद जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक कोई भी मामला आप कोई भी सिस्टम ले आए, वो सिस्टम नाकाम ही रहेगा। ठीक है जुनैरा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इफ्तिखार साहब को पॉइंट लेकर। जी इफ्तिखार साहब। ये बात ये है कि हम इलेक्शन कमीशन को न जाने सुप्रीम अथॉरिटी समझ रहे हैं, ओवर एंड अबव ऑफ एवरीथिंग समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनली एक ऐसी अथॉरिटी है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी अथॉरिटीज मौजूद हैं, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें पार्लियामेंट भी है। इलेक्शन कमीशन के पास ना तो फौज है और ना ही उसके पास MIA और ISI और IB है। अब इलेक्शन कमीशन तो यही कर सकता है जो उसने किया। अगर खुद अभी कह रहा था सोवर्दी के इलेक्शन कमीशन ढूंढता रहा चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी उसको अवेलेबल नहीं था, तो वो क्या करता इलेक्शन कमीशन? उसके पास कोई पुलिस फोर्स थी कि वो चीफ सेक्रेटरी को उठा लेता? ऐसा बात नहीं। हमें जरा आराम से तहम्मुल से सारे मामले को देखना चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन को अख्तियारात आपने दिए क्या हुए हैं? ये बड़े बुनियादी सवाल है। ये 49, 43 पे क्या क्या लेके आना चाहते हैं, दिए हुए उन्हीं ग्राउंड्स पे हमें उनसे एक्सपेक्टेशंस भी रखनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं तो कहता हूँ इलेक्शन कमीशन दूसरे दिन रिजाइन कर दे कि जी चीफ सेक्रेटरी नहीं, वो रिजाइन क्यों करे? आप रिजाइन क्यों ना करें? वो करे ना रिजाइन, वो रिजाइन करेंगे। चीफ सेक्रेटरी मेरा फोन नहीं उठा रहा, सॉरी नहीं, वो बताए ना कि चीफ सेक्रेटरी मेरा फोन नहीं उठा रहा। नहीं माय डियर, नहीं, वो रिजाइन क्यों करे? चीफ सेक्रेटरी क्यों ना छुट्टी करे? इसको सैक क्यों ना किया जाए? कौन करेगा सैक? ये बात है कि इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर दे। क्यों करे भाई? वो तो एक चीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पावर अथॉरिटी मांग रहा है, पावर मांग रहा है, सपोर्ट मांग रहा है। जितनी पावर है इफ्तिखार साहब आपका कहना है कि उतना ही उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाए। ठीक है सोवर्दी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जुनैरा का पॉइंट ऐड कर लूं। जी जुनैरा। सलमा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जैसे नसीम साहब अभी कह रहे थे, अमेरिकन इलेक्शंस में अभी भी रबड़ पड़ा हुआ होता है, लेड पेंसिल पड़ी हुई होती है और बड़ा बेसिक लेवल पे चीज़ें ऑपरेट कर रही होती हैं पोलिंग स्टेशंस में। वहाँ तो कोई बहुत हाई फाई मशीन्स भी नहीं आई और वोटिंग की तरफ जाने की अभी तक कहीं कहीं बात हुई होगी, हर जगह नहीं हुई। तो हमने शायद हर चीज़ के 2 हल समझ लिए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, कॉमर्स, एक तो हम अभी उस काबिल नहीं हुए, एंड बाय दैट आई मीन कि हम अभी बिल्कुल रॉ फॉर्म में ऑनेस्ट नहीं हैं, तो फिर मशीन की मैनिपुलेशन हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। दूसरा ये है कि जो वायलेंस इंट्रोड्यूस हुई है ना सियासत में, और हर पार्टी का जो एक यूथ विंग है, जिस तरह वो बिहेव करता है हर ऐसी जगह पे पहुंच के, और ये आमने सामने आना, ये सारी चीज़ें ये कनेक्टेड हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वोटिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा। आपने ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब बात करनी है तो आपने कुछ ना कुछ रिफॉर्म कैरेक्टर में भी करना है, अपनी कौम का, अपनी पार्टीज का।
एंड टू स्टार्ट विद आप पहले पॉलिटिकल पार्टीज को बाउंड करें, एथिकली बाउंड करें कि उनकी तरफ से ऐसा बिहेवियर नहीं आएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें। इसका बड़ा ओवरहॉलिंग और लॉन्ग टर्म एक वो होना चाहिए सिनारियो, इस तरह ओवरनाइट। जी ठीक है, ब्रेक की जानिब जाने से पहले सोवर्दी साहब को पॉइंट रह गया, वो ऐड करूं। जी सोवर्दी साहब, एक तो ये अजीब बात है, वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर ना माने तो इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे दे। कल कोई जज का ऑर्डर नहीं मानेगा तो आप कहेंगे जज इस्तीफा दे दे। भाई जो ऑर्डर नहीं मान रहा उसने घर जाना है, चीफ सेक्रेटरी ने घर जाना है, अफसरान ने घर जाना है। इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर FIR दर्ज करानी है, उनके ऊपर मिसकॉन्डक्ट का रेफरेंस बनाकर भेजना है। जो काम इलेक्शन कमीशन का धांधली के बाद है वो उसको करना चाहिए, उसके इख्तियारात उसके पास मौजूद हैं। बात यह है कि कोई कुव्वत उसे वो इख्तियारात इस्तेमाल करने से। ठीक सोवर्दी साहब, नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, वापस आकर दीगर मामलात पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने एतराफ़ किया है कि PTI हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अभी तक अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आम आदमी को सख्त परेशानी का सामना है। उन्होंने कहा आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या अगले 2 सालों में हुकूमत ये कर पाएगी? जुनैरा, आई थिंक इट इज़ स्टिल पॉसिबल। अगर सिर्फ प्योर इकोनॉमिक्स की आप बात करें तो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद जो PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स हैं वो हैं। 4 वज़ीरे ख़जाना इनको क्यों बदलने पड़े हैं? बिकॉज़ हर एक के साथ इनकी जो इंटरनल रिफ्ट्स थी वो इंटरफेयर करती रही हैं। एक वज़ीर ख़जाना को अपनी बात मनवाने के लिए अगर डिपार्टमेंट्स के पीछे भागना पड़े, फिर मिनिस्टर्स ही उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहे हों। असद उमर तो स्पेशली बहुत एक्टिव हैं। वो तो जिस दिन शौकत तरीन आए हैं उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि फ़लाँ फोरम पे इन्होंने ये बात कही है, बिल्कुल गलत की है, मैं उनसे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। तो अगर अभी भी अपने आप को बचाना चाहते हैं तो जिसको लेके आए हैं उसको काम करने दें, उसकी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ उसने कैसे इम्प्लीमेंट करानी है उसमें उसको टीम वर्क प्रोवाइड करें। इस तरीके से एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे तो इकॉनमी कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि 4 दिन में आपने ओवरऑलिंग कर दी और सब ठीक हो गया। इट टेक्स टाइम, चीज़ों का इफेक्ट आते आते। वो अब खुद कह रहे हैं जी IMF ने हमारे साथ ज़्यादती कर दी, तो IMF के साथ डॉक्यूमेंट साइन आपने किए थे, आपकी आंखें बंद थी उस वक्त। तो इतने ब्लंडर्स हैं कि जितनी देर इस पर बात की जाए कुछ ना कुछ निकलता आएगा। दूसरा, अगर आपकी 3 साल की गवर्नमेंट में आप पे ऊपर लोगों ने ट्रस्ट करना, इन्वेस्टर ने, बिजनेसमैन ने, किसान ने आप पे ट्रस्ट करना ही बंद कर दिया। बिकॉज आप एक स्कीम लाते हैं, उसको बंद करते हैं, लोगों ने चीज़ें डिक्लेयर की होती हैं और आप उनको पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रस्ट जो आपने लूज़ किया है ये तो 2 साल में बहाल नहीं होगा। आई डोंट सी दैट हैपनिंग, बट लेट्स सी ऐसा क्या मैजिक वॉन्ड है इनके पास कि ये समझते हैं कि ये 2 साल में चीज़ें ठीक कर सकेंगे। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब, क्या हुकूमत आइंदा 2 सालों में महंगाई कम कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि कर सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी वजह सिंपल सी है कि जब आपकी इन्फ्लेशन आज 11% के करीब गलोबल इन्फ्लेशन है, तो जो 100 रुपये आपकी जेब में आ जाए उसमें 11 रुपये तो चले गए ना बाहर। तो फिर क्या आपने खरीदना है? मुझे बताएं कि सुरख मिर्चें ले लें, आप तंदूरी रोटी ले लें, आप गोश्त ले लें, आप दाल चना ले लें, आप दाल मसूर ले लें, आप घी ले लें, आप कोई चीज़ नेम एनीथिंग और कंपैरिजन उसको कर ले 3 साल पहले की कीमतों से। ये हमारा सारा का सारा निज़ाम चलाना चाहता है। मेरा प्राइम मिनिस्टर बड़ा खुश होता है कि बाहर से जो पाकिस्तानी वहाँ पे मुलाजमत करते हैं या मेहनत करते हैं वो पैसे यहाँ पे भेज रहे हैं। उनके पास रास्ते कम होते जा रहे हैं क्योंकि हुंडी का कारोबार ऐसा सा दुनिया में स्क्वीज हो रहा है। तो क्या हम उनके ही पैसों पे सारी इकोनॉमी को चलाते रहेंगे? क्या हम इस पर बड़े खुश होते रहेंगे? ये जो बाकी जो इशारे हैं जो होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर है, जो इंडस्ट्री के अंदर है, जो छोटी इंडस्ट्री के अंदर है, इस पे कोई गौर नहीं करेगा। मेरी बहुत लंबी डिबेट है। मैं आपका सवाल है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई। इस वक्त महंगाई को काबू करना बहुत मुश्किल हो गया है। ब्रिगेडियर साहब, आज शौकत तरीन साहब ने बिजली महंगी मजीद करने से इनकार कर दिया है। क्या इसको हम मुस्बत पेशरफ समझें या हम ये समझें कि अगर शौकत तरीन साहब आ गए हैं तो महंगाई का ग्राफ कुछ नीचे आ सकता है? देखिए, आपका इन्फ्लेशन पिछले साल को 6.74% था, अब ये जो है कोई 10.74% है। इंक्रीज क्यों आई है? 2 चीजें होती हैं।
एक तो होते हैं आपके जो मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं वो प्ले करते हैं, और दूसरा जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो जिस तरह चल रहा होता है वो डिटरमिन करता है कि आपकी इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी। और वो रिलेटेड होती है वो कर्जे जो आप दे रहे थे और कर्जों पे जो ऊपर जो कदम लगाई थी, जैसे आपने पहली बार अभी बात की कि बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। जब ये तमाम चीजें सिर्फ प्राइस जो होती है वो इसलिए नहीं बढ़ती कि प्रोडक्शन प्राइस ज्यादा है, प्राइस इसलिए भी फिर बढ़ जाती है कि जो उसकी कम्युनिकेशन है, जो उसकी सप्लाई है, सप्लाई चेन जब डिफेक्ट होती है तो उसके जरिए भी प्राइस बढ़ जाती है। अब इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मॉनेटरी फैक्टर शौकत तरीन साहब कंट्रोल कर लेंगे तो उससे रिलेटेड चीजें जो है जो बाकी मिनिस्ट्रीज ने करनी है, जिसका उनसे लिंकेज होना है, जो बहुत जरूरी है, क्या वो पॉसिबल होगा? अब इम्पॉसिबल तो कोई चीज नहीं है, लेकिन जिस ऑब्टेनिंग एनवायरनमेंट कहते हैं मारूजी हालात में आप रह रहे हैं उसमें तो कोई कंट्रोल नहीं नजर आ रहा ना। रोजाना प्राइसेस बढ़ती है। अभी आटा तो थोड़े अर्से पहले अपना अगर 840 रुपए था, अब वो 100 रुपए बढ़ गया, किसी ने उसके ऊपर सवाल प्राइसेस बढ़ती हैं और अब मुमकिन नहीं रहा कि एकदम से महंगाई का ग्राफ नीचे आए। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब मुख्तसरन। सलमा, आप देखें कि जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होते थे तो वो हमें पाकिस्तान की बुराइयां बताते थे कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, नून लीग ने ये करप्शन की, इस तरह मुल्क तबाह होता है, इस तरह पैसे जो है वो बाहर चले जाते हैं। तो हम सब ये सोचते थे कि जब ये हुकूमत में आएंगे तो तमाम मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दिल की भी वही आवाज़ थी जो इमरान खान साहब की थी। लेकिन जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, अच्छा आम आदमी को जो है ना, मुझे इन्फ्लेशन रेट, शायद मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ लेकिन इतना इसमें मैं नहीं जाता कि GDP क्या फला, मैं तो ये देखता हूँ कि यार जो मुझे तनख्वाह मिल रही है क्या उसमें मेरा गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो महंगाई का जो बम फूटा है और उसके बाद जो बेरोजगारी बढ़ी है वो तो ये बढ़ते ही दिन ब दिन ये काम बढ़ते ही चला जा रहा है इस गवर्नमेंट के अंदर, ना वो नौकरियां मिल रही हैं और महंगाई ने तो आम आदमी को बहुत तंग किया हुआ है। ठीक है सुरवर्दी साहब, मुझे तो कोई ख़ास समझ नहीं आई है क्योंकि मैं ये इतने दादो शुमार का गोरख धंधा नहीं समझता, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुर्गी ने जो अंडा देना शुरू किया वो भी डॉलर्स में देना शुरू कर दिया, दरख्तों से जो लीमू उतर रहे हैं वो भी डॉलर्स में उतर रहे हैं। और मेरा मतलब है कि जो आम हमारे मुल्क के अंदर इंडिजिनस जो चीज़ें यहाँ पैदा हो रही हैं, यहाँ बन रही हैं, उनकी कीमतों में इस कदर इजाफा समझ नहीं आ रही। मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा, दवाइयों की कीमतों में इजाफा। इस हुकूमत ने पिछले 3 साल में एक भी चीज़ की कीमत पर कोई कंट्रोल, रेट ऑफ द गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मसला है। मतलब जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो डब्बे का दूध था उसकी कीमत ऐसे ही बढ़ गई क्योंकि लोगों ने खुला दूध लेना बंद कर दिया कोरोना के खौफ से, तो डब्बे का दूध ज़्यादा बिकना शुरू हो गया, उन्होंने उसकी कीमत 20 रुपये बढ़ा दी। तो एक लूट से लगी हुई है इस मुल्क में जिसकी कोई गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं रेट ऑफ द गवर्नमेंट का मसला है और गवर्नमेंट को ऑपोजिशन पर तवज्जो कम और आवाम पर तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। ऑपोजिशन के ऊपर सख्ती कम और आवाम के लिए जो ये लूट से लगी हुई है इन पर सख्ती ज़्यादा करनी चाहिए, तो महंगाई कंट्रोल हो सकेगी। ठीक है, आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम के मसाइल पर ज़्यादा फोकस करे और अपोजिशन के मसाइल पर ज़रा कम तवज्जो दे ताकि हालात काबू में आए और महंगाई कम हो सके। नाज़रीन, इसके प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। व्यूज़ मेकर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।